हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सांझ अकेडमी। दिस इज़ मी संध्या और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी मैथ्स ग्रुप का 2019 का पेपर। एज यू ऑल आर रिक्वेस्टिंग कि मैं प्रीवियस 5 ईयर्स के पेपर सॉल्व करवाऊं, तो आज के पेपर में हम ना केवल 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ हम ये भी एनालाइज करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आपको पढ़ के ही जाना है। सो दैट्स हाउ आप कम से कम समय में, जैसे कि हमें पता है पेपर 27 को होने वाली है एंड 28 को भी होने वाली है, तो आपको ये पता हो कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको करके ही जाने हैं और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। सो इस वीडियो को देखने के बाद आपको एटलीस्ट इतना तो पक्का कंफर्म हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने हैं, और साथ ही साथ 7 डेज़ और 8 डेज़ का टाइम अभी हमारे पास है, जो कि सफिशिएंट है पूरा रिवीजन करने के लिए। और अगर आप सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ें तो आपके सिलेक्शन को होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आज के वीडियो में हम लोग बीएससी मैथ्स ग्रुप का 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इससे पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिले कि इस वीडियो को आने में थोड़ा सा समय लग गया, बट आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, हमारे पास कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से स्टडी करना। जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप 100 में से 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना, ठीक है। हमें इस पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 आवर्स मिलते हैं। 2 घंटे में हमें इस पूरे पेपर को सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस डिटेल में सॉल्व करवाए हैं, लास्ट में आंसर की भी प्रोवाइड की है। साथ ही साथ अगर आपको कुछ क्वेश्चंस में स्पेशल डाउट है तो हम नीचे अपने टेलीग्राम की लिंक दे देंगे, आप वहाँ मेरे से 1-on-1 डिस्कशन भी कर सकते हो। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, फॉस्जीन इज कॉमनली नोन एज। जो फॉस्जीन होती है उसका कॉमन नेम होता है कार्बोनिल क्लोराइड, और ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस होती है। सो दैट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉस्जीन गैस। अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 66 को। बियार्टो गैस टर्न स्टार्च आयोडाइड पेपर इनटू। अगर आप देखें कि जो बियार्टो गैस होती है, अगर हम उसको स्टार्च आयोडाइड के पेपर में डालें तो वो उस पेपर के कलर को रेड टर्न कर देती है। अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 67 को, विच इज़ नॉट ईजिली सॉल्यूबल इन वाटर। इनमें से कौन सा है जो कि वाटर में ईजिली सॉल्यूबल नहीं होता है, ठीक है। सो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो ईजिली सॉल्यूबल नहीं होती है वाटर में। 68 की तरफ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन सल्फर इज। सल्फर में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो यदि आप सल्फर डाइऑक्साइड के एग्जाम्पल को स्टैंडर्ड लें तो आप देखते हैं कि यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। सो सल्फर क्या करता है, अपने यहाँ पे जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके साथ ये बॉन्डिंग कर लेता है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनपेयर्ड बच जाते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2। दैट मीन्स देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब हम पढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 69 में कहा है कि जो प्रोड्यूसर गैस होती है वो किसका मिक्सचर होती है। सो जो प्रोड्यूसर गैस होती है वो CON2 का मिक्सचर होती है, CO2H2 का भी मिक्सचर होती है। तो अब हमें यहाँ पे जो करेक्ट हमको इनमें से पेयर है उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पेयर करेक्ट है जो है CO और N2 का मिक्सचर है। यदि यहाँ पे D में CO2 के साथ H2 लिखा होता तो ये भी करेक्ट होता, बट इन्होंने CO2 के साथ N2 लिखा है जो कि गलत है। एंड प्रोड्यूसर गैस इज ऑल्सो नोन एज सिन गैस। सिन गैस आपने ज़रूर सुना होगा। तो यहाँ पे CO एंड N2 के मिक्सचर को ही प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। Which of the following glass is used in making windscreen of automobiles? जो हमारी कार होती है, कार की जो विंडस्क्रीन्स होती हैं वो किस चीज़ से बनी होती हैं? तो मैं आपको बता दूं कि वो 2 लेयर्स से मिलके बनती हैं। तो होता है या फिर बाई लेयर होता है, जिसमें जो अंदर की लेयर होती है वो सेफ्टी ग्लास की होती है, और जो बाहर की लेयर होती है वो पॉलीमर या फिर प्लास्टिक की होती है, ठीक है। सो जो प्लास्टिक मटेरियल होता है ना वो हमारी ग्लास में स्क्रैचिंग, या फिर जब आप देखो कि कुछ भी विंड पार्टिकल्स हैं या फिर कुछ इस तरीके के पार्टिकल्स हैं जो उसमें स्क्रैच लगा सकते हैं, उससे प्रिवेंट करता है। और सेफ्टी ग्लास हमको प्रोटेक्ट करता है, यदि कभी एक्सीडेंट हो गया या फिर ऐसे कुछ भी
घटना हो गई उससे प्रोटेक्ट करता है। तो जो हमारी विंड स्क्रीन होती है वो टोटल 2 लेयर्स से मिलके बनती है और इसका करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज सेफ्टी ग्लास। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। रेड लेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ऑक्साइड। तो आप यहाँ देख सकते हो जो हमारा रेड लेड होता है जिसका फॉर्मूला होता है Pb3O4, ये मिलके बनता है मिक्स्ड ऑक्साइड से। मिक्स्ड ऑक्साइड मतलब हमें यहाँ पे PbO और PbO2, हम 2 ऑक्साइड यूज कर रहे हैं, लेड ऑक्साइड एंड लेड डाइऑक्साइड। इन दोनों के मिक्सचर से मिलके हमें रेड लेड मिलता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी मिक्स्ड ऑक्साइड। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। Which metal burn in air at high temperature with the evolution of much heat? तो अब हमें बताना है कि ऐसा कौन सा मेटल होता है जो एयर में बर्न करता है और भी ज़्यादा हीट का इवोल्यूशन करता है। तो जो एल्यूमिनियम होता है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो अगर हम उससे क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे बर्न करते हैं, तो वो क्या करता है, और भी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है क्योंकि वो एक मेटल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज एल्यूमिनियम, ड्यू टू इट्स हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की वजह से। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोपॉलीमर? इनमें से कौन एक कोपॉलीमर है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्यूना एस। ब्यूना एस इज अ कोपॉलीमर। और इसके अलावा जो हमारे पास PAN है, पॉलीइथीन है और PTFE है, ये तीनों ही होमोपॉलीमर होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कोपॉलीमर की डेफिनेशन बता दूँ। जब 2 डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स ज्वाइन किए जाते हैं विद द सेम पॉलीमरिक चेन, ठीक है, सपोज हमारे पास एक पॉलीमरिक चेन है, ठीक है, दिस इज आवर पॉलीमरिक चेन, ये हमारी एक पॉलीमरिक चेन है। इससे हम 2 अलग तरफ के डिफरेंट तरह के मोनोमर्स ब्यूना N और ब्यूना S को जोड़ दें, तो इससे मिलने वाले कोपॉलीमर को ही हम यहाँ पे, ये इस पूरे को ही हम क्या कह रहे हैं, एक कोपॉलीमर कह रहे हैं। ठीक है, एक पॉलीमरिक चेन में अगर 2 मोनोमर्स जुड़ जाते हैं तो उससे हम कहते हैं कोपॉलीमर। सो इसका करेक्ट आंसर होगा कि इनमें से कौन सा कोपॉलीमर है, ब्यूना एस इज अ कोपॉलीमर एंड दीज 3 आर होमोपॉलीमर्स। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि कौन एग्जाम्पल है कोपॉलीमर का, कौन एग्जाम्पल है होमोपॉलीमर का। सो आई होप अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। नेचुरल रबर इज एन पॉलीमर ऑफ, जो नेचुरल रबर होती है वो पॉलीमर होती है आइसोप्रीन की। सो द करेक्ट आंसर विल बी आइसोप्रीन। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ TiO2? जनरली हम TiO2 को टाइटेनियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरली हम TiO2 को टाइटेनियम डाइऑक्साइड कहते हैं, पर यहाँ पे हमें इसका अब करेक्ट नेमिंग करनी है। तो करेक्ट नेमिंग कैसे होती है, सबसे पहले हमारे पास जो आगे एलिमेंट लिखा रहता है दैट इज टाइटेनियम, वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी पड़ेगी और उसके बाद लिखेंगे हम ऑक्साइड। डी ब्लॉक का एलिमेंट है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से होता है। एस जो टाइटेनियम होता है उसका जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3D2 एंड 4S2। दैट मीन्स इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्डिंग में। तो हम टाइटेनियम के ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ बोलेंगे +4। उसी तरीके से अब हमारे पास O2 है, एक ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, दूसरा ऑक्सीजन भी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट करेगा, तभी जाके ओवरऑल चार्ज 0 होगा। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं टाइटेनियम के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 है। और इसी तरीके से जब ये बॉन्डिंग करेंगे TiO2 के फॉर्म में तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, Ti डबल बॉन्ड में इधर ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड में इधर ऑक्सीजन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ TiO2। हेयर टाइटेनियम इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ हम लिखेंगे 4 और आंसर होगा टाइटेनियम 4 ऑक्साइड। सो द करेक्ट आंसर विल बी C, टाइटेनियम 4 ऑक्साइड। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। What is the maximum oxidation state of halogen element in any of the compound? तो
यहाँ पे हमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी गई है। जैसे कि हमको पता है जो फ्लोरीन होता है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होती हैं। बट जो हमारा क्लोरीन होते हैं, ब्रोमीन होते हैं, आयोडीन होते हैं, इसके ही लोअर एलिमेंट, इसके ग्रुप के जो लोअर एलिमेंट्स होते हैं वो +1, +3 एंड +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दिखाई जा सकती है, सो दैट विल बी +7, बट फ्लोरीन नहीं दिखाएगा, इट विल बी शोन बाय द लोअर एलिमेंट दैट इज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो द करेक्ट आंसर विल बी 76 का सी, दैट इज +7। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर, इनमें से कौन एक सेमीकंडक्टर है, दैट इज पी टाइप एंड एन टाइप। पी टाइप में होल्स ज़्यादा होते हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रेजेंस होती है वो मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे हमारा जो इसका एक एग्जांपल होगा वो होगा CuO। CuO एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें होल्स की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा CuO विच इज़ अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि कौन पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसका मटेरियल क्या होता है, वो कैसे मिलके बनते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन 36%, हाइड्रोजन 6%, व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ बताया गया है कि जो कार्बन है वो 36% प्रेजेंट है, हाइड्रोजन जो है वो 6% प्रेजेंट है, तो बची हुई कितनी होगी, हमारी बची हुई ऑक्सीजन होगी, दैट इज 58%, ठीक है। अब एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए हम इसे परसेंटेज को क्या समझते हैं, ग्राम्स में समझ लेते हैं, दैट इज 36 ग्राम्स हमारे पास कार्बन है, 6 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन है और 58 ग्राम्स हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें इनका एलिमेंट कितने प्रेजेंट है वो निकालना है। तो वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बन के लिए गिवन मास दैट इज 36 और उसके बाद इसका जो हमारा एटॉमिक मास होता है दैट इज 12। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3, 12 3 जा 36। इसके बाद हाइड्रोजन के लिए हमारे पास होता है 1, तो 6 बाय 1 दैट इज 6। ऑक्सीजन के लिए हमारे पास होता है 16। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3.6, जिसको हम नियरली बोल सकते हैं 3, ठीक है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लिए हैं। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम C3H6O3। अब इसे हम क्या करते हैं, इसके सबसे स्मॉलर, इसकी सबसे कम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू पे ले जाते हैं। तो इसका क्या मल्टीपल होगा, 3 से तीनों कैंसिल हो सकते हैं, तो ये जब तीनों कैंसिल होंगे तो यहाँ मिलेगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। तो हमें मिला C1H2O1, जिसको हम कह सकते हैं CH2O। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो होगा CH2O। तो इसका करेक्ट आंसर है C, दैट इज CH2O। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का मेथड यही रहेगा। तो इस क्वेश्चन को आप केयरफुल एक बार खुद से सॉल्व कर लेना और इस मेथड को अच्छे से समझ लेना, ठीक है। इज़ यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ लेज़ेग्ने टेस्ट जो हम करते हैं वो नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस की प्रेजेंस को पता करने के लिए करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। तो यदि आप देखो कि यहाँ पे जो हमारा मेटल है लिथियम वो तो सेम है, बस यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, ये क्लोरीन है, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे हेलोजन ग्रुप्स लगा दिए हैं। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या ज़रूरी है, अगर हमारा जो दोनों एलिमेंट्स है वो पास पास होंगे और उनकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी तो उसे तोड़ने में मुश्किल होगी, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। जो एलिमेंट जितना ही छोटा है उसका बॉन्ड जितना ही शॉर्ट है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर आप इसे नीचे की तरफ देखेंगे तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो लिथियम फ्लोराइड का साइज सबसे छोटा होगा, उसके बाद आएगा लिथियम क्लोराइड, फिर लिथियम ब्रोमाइड और फिर लिथियम आयोडाइड। तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होगा, जो सबसे छोटा होगा। तो लिथियम फ्लोराइड इसमें सबसे स्मॉल कंपाउंड है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी लिथियम फ्लोराइड। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट इन पॉलीमरिक फॉर्म। अब इनमें से कौन पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पॉलीमरिक फॉर्म क्या होती है, हमारे पास क्या होता है, एक मोनोमर होता है, ए बी हम मान लेते हैं, ठीक है। ए बी एक हमारा मोनोमर है। अब इसकी रिपीटिंग यूनिट्स को ही पॉलीमर कहा जाता है, ठीक है। ए बी के बाद फिर से ए बी आ जाए,
फिर से AB आ जाए, ठीक है, फिर से AB आ जाए, तो इसकी जो रिपीटिंग यूनिट्स की एक लॉन्ग चेन को ही पॉलीमर कहा जाता है। तो इसमें से जो हमारा सिलिकॉन कार्बाइड है वो एक पॉलीमर है, क्योंकि वो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी सिलिकॉन कार्बाइड। ये एक पॉलीमर है और ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है? कोलॉइडल सिस्टम इन विच डिस्पर्सिंग फेज इज अ गैस एंड डिस्पर्शन मीडियम इज अ लिक्विड। अब देखो डिस्पर्सिंग फेज क्या होता है? जिसमें जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको हम डालें, ठीक है। इसका एग्जांपल हम कुछ इस तरीके से ले सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एक सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट जो हम उसमें डालते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूट की मात्रा क्या होती है? कम होती है, और सॉल्वेंट की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक है डिस्पर्जिंग फेस और एक है डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। सॉल्वेंट भी यहाँ एक तरीके के मीडियम का काम करता है, जो सॉल्यूट को एक मीडियम प्रोवाइड करता है रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ये मान लें कि हमारे पास जो यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम है वो क्या है, एक लिक्विड मीडियम हमें दिया गया है, लिक्विड दिया गया है, और उसमें जो हम डिस्पर्जिंग फेज जो डाल रहे हैं, डिस्पर्जिंग फेज जो डाल रहे हैं, दैट मीन्स जो कोलाइडल पार्टिकल्स हम डाल रहे हैं वो किस फॉर्म में है? वो गैस फॉर्म में, ठीक है। डिस्पर्सिंग फेज में क्या होता है? कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम मीडियम में मिक्स करते हैं, जो कि गैस फॉर्म में, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मिक्स होंगे। तो जैसे हमें पता है गैस और लिक्विड ईजिली मिक्स नहीं होते हैं, इन्हें मिक्स करने में हमें जो मिलता है, जो हमारा क्या बोलते हैं प्रोडक्ट होता है, उसे फोम कहते हैं। क्या कहते हैं? फोम कहते हैं। जब गैस और लिक्विड मिलते हैं, जिसमें जो लिक्विड होता है वो डिस्पर्जन मीडियम होता है और जो गैस होता है वो डिस्पर्सिंग फेज होता है, तो उससे बनने वाला जो रिजल्टेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? फोम कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं। अब मेरे हिसाब से डिस्पर्जिंग फेज और डिस्पर्जन मीडियम आपको क्लियर होगा। इसी तरीके से बहुत सारे होते हैं, ठीक है। डिस्पर्जिंग फेज में एक बार सॉलिड होता है, एक बार लिक्विड होता है, एक बार गैस होता है। इसी तरीके से डिस्पर्जन मीडियम में भी लिक्विड होता है, फिर गैस होता है। तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। इसका टेबल NCERT में है, तो आप इसे अच्छे से स्टडी कर लेना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। रिडक्शन ऑफ एसिटाइलिन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड PD इज कॉल्ड एज। एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले। सो दिस इज एसिटाइलिन। अब एसिटाइलिन का हम रिडक्शन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, H2 का एडिशन हमें करना है, ठीक है। तो निकल और पैलेडियम क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। तो ये इसे ट्रिपल बॉन्ड से क्या करेंगे? सिंगल बॉन्ड तक ले आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा? एक एक हाइड्रोजन का एडिशन होगा, एक हाइड्रोजन इधर से और एक हाइड्रोजन इधर से ऐड होगा और ये बॉन्ड इधर से ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद एक हाइड्रोजन और आएगी इधर से और एक हाइड्रोजन और इधर से आएगी और एक और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें जो हमारा रिजल्टिंग होगा वो क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दैट इज ईथेन। तो हमें याद रखना है बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं और अलग अलग तरीके से काम करते हैं। निकल और पैलेडियम का काम क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? एसिटाइलिन विल बी कन्वर्टेड इनटू ईथेन। सो द करेक्ट आंसर विल बी A। हमें यहाँ पे रिएजेंट्स का वर्क समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बेंजीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 टू गिव। ये रिएक्शन भी हमने पढ़ी हुई है। यहाँ पे क्या होता है? जो हमारा रिएजेंट होता है वो Cl2 होता है और FCl3 होता है। ये दोनों मिलके Cl पॉजिटिव क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है ये क्या करते हैं? हमारे बेंजीन पे रिएक्ट करते हैं। बेंजीन का एक हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह पे क्लोरीन को ऐड कर देते हैं और हमें मिलता है क्लोरोबेंजीन। तो करेक्ट आंसर इसका होगा B, दैट इज क्लोरोबेंजीन। समझ गए आप? यहाँ पे हमने क्या किया? Cl2 और FCl3 की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करवाया है। दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करती है और बेंजीन क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। ओनली कंपाउंड हुज डेंसिटी इन सॉलिड स्टेट इज लेस देन इन लिक्विड स्टेट। तो हमें पता है जो हमारा वाटर होता है ना, जब सॉलिड स्टेट में होता है दैट इज आइस, और आइस में क्या होते हैं? छोटे छोटे एयर बबल्स ना ट्रैप हो जाते हैं और वो उसकी डेंसिटी को क्या करते हैं? घटा देते हैं।
तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा वाटर, बिकॉज वाटर सॉलिड फॉर्म में आइस होता है और आइस की डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू लिक्विड। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। गिव मोनोमर ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो हमें पता है इसका जो मोनोमर होता है उसको हम क्या कहते हैं, विनाइल क्लोराइड कहते हैं। क्लोराइड का ही नाम होता है 1-क्लोरोईथीन। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज 1-क्लोरोईथीन, दैट इज विनाइल क्लोराइड। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। Which compound is known as chiral molecule and gives optical isomer? इनमें से कौन है जो कि एक chiral molecule है और optical isomer भी देता है? सबसे पहले यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि optical isomers क्या होते हैं। देखिए, optical isomers वो होते हैं जिनमें हमारे पास जो molecular formula होता है ना वो सेम होता है। molecular formula सेम होता है, ठीक है। बस उनका जो स्पेशियल अरेंजमेंट होता है ना, स्पेशियल अरेंजमेंट वो डिफरेंट होता है और वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होती हैं एक दूसरे की, ठीक है। जैसे हम इसमें से एग्जांपल लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देती हूँ। 1-ब्रोमोब्यूटेन इज द करेक्ट आंसर। इसको बना के देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये दोनों क्या है, 2-ब्रोमोब्यूटेन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन है। ये दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेजेस हैं। क्या है, मिरर इमेजेस हैं। बट अगर आप इन्हें सुपर इम्पोज कराना चाहें, सुपर इम्पोज करने का क्या मतलब होता है, इसको यहाँ से उठा के इसके ऊपर एज इट इज लगा दो, तो आप क्या देखोगे, ये वाले ब्रोमीन इस वाले हाइड्रोजन को ओवरलैप करेगा, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले ब्रोमीन को ओवरलैप करेगा, और यहाँ से ही ये दोनों एक दूसरे से सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगे। सुपर इम्पोज का मतलब है आप अपने दोनों हाथ को लीजिए और एक के ऊपर एक रखने की कोशिश कीजिए, तो आप क्या देखेंगे कि आपकी जो अंगूठा है ना, वो क्या करेगा, रिंग फिंगर के साथ ओवरलैप करेगा दोनों तरफ से, ठीक है। ऐसे नहीं, आप जैसे ताली बजाते हैं उस तरीके से आपको अपने दोनों हाथ को ओवरलैप नहीं करना है, एक के ऊपर एक रखना है, और आप देखेंगे कि वो एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेजेस तो है बट नॉन सुपर इम्पोजेबल है, मतलब एक के ऊपर एक रखने पे एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रही हैं। सो इसी को कहा जाता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। इनमें देखिए सबकी कनेक्टिविटी सेम है, ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, बस स्पेशल अरेंजमेंट अलग है। इमेजेस तो हैं बट नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, ठीक है। दैट मीन्स एक दूसरे से सुपर इम्पोज नहीं हो रही हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। आई होप अब आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। 88 क्वेश्चन कहता है, इन द प्रेजेंस ऑफ विच कंपाउंड बेंजीन रिएक्ट विद I2 टू फॉर्म आइडोबेंजीन। यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा रिएक्टेंट है इनमें से जिसके प्रेजेंस में जो बेंजीन है वो आइडोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। I2 हम यूज़ कर रहे हैं, साथ में क्या यूज़ करें, सो द करेक्ट आंसर विल बी HNO3। HNO3 हम इसके साथ यूज़ करते हैं, ये भी एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है जिसमें बेंजीन HNO3 और I2 की प्रेजेंस में आइडोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कोलाइड। उसी टाइप का है, यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा गया है कि मिल्क किसका एग्जाम्पल है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इमल्शन। इमल्शन का एग्जाम्पल होता है मिल्क। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। द pH ऑफ 0.01 मोलर ग्लाइसिन सॉल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देती हूँ और आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज 7.06।
तो हमने 2019 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आ गए होंगे। अब इस पेपर को देखने के बाद हमने क्या एनालाइज किया, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मतलब हमको लगता है अरे ये तो मतलब के टॉपिक नहीं है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, पर फिर भी उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। जैसे पॉलीमर एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम बहुत ईजिली निगलेक्ट कर देते हैं, मतलब साइड कर देते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स भी एक ऐसे चैप्टर है जिसको हम साइड कर देते हैं कि अरे चलो ठीक है ऐसे ही चैप्टर है। इस तरीके से देखो कॉलाइडल हमारा हो गया, कॉलाइडल से दो क्वेश्चन पूछ लिए, उसको भी हम साइड कर देते हैं। हम लगे रहते हैं हमारे नेम रिएक्शंस में और नॉमेनक्लेचर में लगे रहते हैं। देखो नॉमेनक्लेचर की तो यहाँ एक बार भी बात ही नहीं आई, बहुत कम क्वेश्चंस आए। तो किसी भी टॉपिक को आप बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत ऐसे वीक मत समझिए। देखिए ऐसे ऐसे टॉपिक जिनको हम ऐसे ही ले लेते हैं उनसे कितने सारे क्वेश्चंस पूछ लिया, ठीक है। सो प्रीवियस ईयर का असेसमेंट करने का मतलब ही यही होता है कि हम ये समझें कि कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब हमने इस पर्टिकुलर पेपर को देख के ये एनालिसिस किया कि पॉलीमर चैप्टर हो गया और इसके साथ जो हमारा कोलॉइडल वाला हो गया उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब 2 to 3 क्वेश्चन इससे और 2 to 3 क्वेश्चन उससे भी पूछे गए हैं, ठीक है। आप अपना बहुत सारा टाइम न्यूमेरिकल्स में मत दो, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास सिर्फ 7 डेज बचे हैं। 7 डेज में आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स नहीं लगा पाओगे। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप अपना टॉपिक थ्योरी चैप्टर्स को दीजिए, क्योंकि थ्योरी आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कवर करोगे वो आपको याद भी रहेगी और पेपर में आप उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे, ठीक है। सो ये हमारे पास इसके बाद आंसर की भी है। इसके साथ ही साथ इसकी PDF भी मैं अपने जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर शेयर कर दूँगी, तो आप उससे उस PDF को भी डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे जो कुछ प्रो टिप्स हैं जो आपके लिए मैं लेके आई हूँ। प्रो टिप्स फॉर लास्ट 7 डेज, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा मत फंसिए, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला देख के जाइए, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आर आस्क्ड ओनली, ठीक है। तो आप अगर जितने हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर के फॉर्मूला को याद करने के लिए आप 2 आवर्स भी लगाएंगे ना, हर चैप्टर के फॉर्मूला को पढ़ने के लिए आप 2 आवर्स भी लगाएंगे ना, तो आप एक दिन के अंदर अंदर पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज को अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। सो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूलाज को याद कीजिए। आप एक काम कीजिए कि आप पेजेस लीजिए और एक पेज में एक चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज लिख लीजिए, ठीक है। हमारे पास टोटल 4 to 5 चैप्टर्स हैं जो कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जिसमें से आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जिसमें से आते हैं। तो आपको जो चैप्टर्स लगते हैं कि हाँ इससे ज़्यादा पूछा गया, उनके फॉर्मूलाज की शीट बना लीजिए और उसी को रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और हर फॉर्मूला का एक एक एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। सो ऐसा करके आप अपना समय बचा पाएंगे। इसके साथ साथ ही ऑर्गेनिक रिवाइज कर लीजिए, ऑर्गेनिक रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट में हमें यही याद नहीं रहता कि किस रिएजेंट का क्या काम है, कौन सा रिएजेंट क्या करता है, कौन इसमें से ऑक्सीडेशन करता है, कौन रिडक्शन करता है, इससे क्या प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ इनऑर्गेनिक में भी सिलेक्टिव चीज़ें आप अच्छे से पढ़ के जाएँ, दैट इज़ ट्रेंड्स, जितने भी ट्रेंड्स होते हैं ट्रेंड्स को अच्छे से देख लीजिए। और साथ ही साथ ज़्यादातर क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल, जो हमारे पास पूरी पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें किस तरीके से जो मेटल्स की क्या रिएक्शंस होती है नॉन मेटल्स के साथ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, इन सारी चीज़ को अच्छे से देख लीजिए। एंड दैट्स ऑल, बस इतना आपको पढ़ना है और कुछ भी चीज़ें नहीं करनी है, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर देखिए और ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करने के लिए। केमिस्ट्री के 30 to 35 क्वेश्चन होते हैं इस बात पे विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट, दैट इज़ और बी फार्मा और मैथ्स और बायो, उस हिसाब से आप इसको बहुत ही अच्छे से एक्सेल कर सकते हैं। बस इन्हीं बातों का ध्यान रखिए और अपने पेपर के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके जाइए। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू सांझ अकेडमी। थैंक यू।